हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है उत्तल दर्पण के द्वारा फोकस दूरी यफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध को स्थापित करना सीखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे। आपको बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि फोकस दूरी यफ और वक्रता त्रिज्या को अवतल दर्पण के द्वारा कैसे सिद्ध करते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा। लेकिन इसमें जो है हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा समझेंगे। अगर आप जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का फिगर को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो सिद्ध करना भी आसानी से समझ सकते हैं। पहले हम लोग जो है एक उत्तल दर्पण लेंगे। उत्तल दर्पण पर जो है एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं, तो वह जो है उससे टकरा करके जो है उसका परावर्तन हो जाता है। जब परावर्तन होता है तो मेरे को लगता है जैसे लगेगा कि वह फोकस जो है एफ से जो है आती हुई प्रतीत हो रही है। इसके जो है सेंटर में जो है एक ऐसे जो हो रहा है, तो ऐसा लगेगा कि यह जो प्रकाश जो परावर्तित हो रही है, परावर्तित प्रकाश जो है फोकस एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आपतित कराते हैं और परावर्तित होती है उसके बीच में एक हम लोग जो है एन और सी से लेकर के लाइन को मिलाते हैं, एक अभिलंब को डालते हैं। एन और बी यहाँ से जो है जहां पर मिलती है, यहाँ पर जो है बी दिया गया है, इस पर जो है एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब जो डालते हैं उसको हम लोग जो है सी से मिलाने का प्रयास करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, और ये जो दिया गया है यहां से लेकर के यहां तक दिया गया है, आप कहोगे कि सर जी इसको कैसे याद करना है। इसको कुछ नहीं याद करना, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको बता दें कि अगर आप इस फिगर को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो यही सब जो है इसमें लिखा गया है। पहले जैसे जैसे आप इस फिगर को बनाएंगे उसी तरह से जो है इसको लिखना है। यहाँ पर दिया गया, माना M1 और M2 एक उत्तल दर्पण है। M1 और M2 जो है एक क्या है, उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, ध्रुव आपका यहाँ पर P दिया गया है। यहाँ पर फोकस दूरी क्या दिया गया, फोकस दूरी एफ दिया गया। वक्रता केंद्र क्या दिया गया, सी है। वक्रता केंद्र क्या है, सी है। और फोकस दूरी क्या है आपका, एफ है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की एक किरण ए बी, मुख्य अक्ष आपका ए है, इसके समांतर एक जो है ए बी प्रकाश की किरण को दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ए बी दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से भी मैंने बताया कि फोकस से जो है आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तथा बीडी, जो बीडी दिया गया है आपका, बी और डी जहां पे परावर्तित हो रही है, ये आपका क्या है, डी है। तथा बीडी दिशा में आगे निकल जाती है यदि दर्पण के वक्रता केंद्र सी को बिंदु बी से मिलाकर एन तक बढ़ाया जाए तो बी एन दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब होगा। अगर हम जो है इस सी वाली बिंदु को जो है बी तक मिलाते हुए जाएं और उसको जो है यहाँ पर बढ़ाएंगे तो हमको जो है बी और एन जो रहेगा आपका अभिलंब का काम करेगा। और ये अभिलंब का अगर काम करेगा तो यानी कि आपका जो है इस कोण को और इस कोण को जो है आपस में दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, और यहाँ पर जो है आपका परावर्तन का नियम लागू हो जाएगा जब वहां पे अभिलंब लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब मैं इससे यह कर सकता हूं कि कोण ए बी एन बराबर कोण एन बी डी, एन बी मिट गया यहाँ पर, ये जो है आपका बी, कोण एन बी डी, तो ये जो है आपस में बराबर दोनों हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, परावर्तन के नियम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अतः कोण ए बी एन बराबर कोण एन बी डी, यह जो होगा आपका परावर्तन के नियम से होगा। और इसमें जो है संगत कोण क्या दिया गया, संगत कोण जो दिया गया है कोण ए बी एन और आपका कोण एफ सी बी, ये जो दिया गया है इसको मैंने जो है इसे बढ़ाते हुए गया। ये वाला कोण जो दिया गया है, ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर होगा। किसके कारण होगा, यह जो है आपका संगत कोण के बराबर होगा, संगत कोण के कारण होगा। संगत कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जब इस लाइन को हम लोग जो है ऐसे बी तक ले गए, इसके बाद इसे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण जो है आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो भैया ई वाला मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर जो है इस लाइन को भी लाए हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण यहाँ पर आई है, तो ए वाली और ए वाली जो है एक प्रकार से एकदम सेम लाइन में है, सेम समांतर है। तो समांतर है तो यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक इस लाइन से इस लाइन पर जो आ रहा है,
और इस लाइन से इस लाइन पे जो जा रहा है, यानी कि इसी बिंदु से तो जाता रहा है ना, इसी सी वाला बिंदुआ से और बी वाला बिंदुआ से होकर के तो ये वाला लाइन जा रहा है। तो इस वाले लाइन को यहाँ पर और इस वाले लाइन को यहाँ पर जो कोण बनेगा वो जो है आपस में बराबर होगा, यहाँ पर जो है संगत कोण के द्वारा। ठीक है, कोण ए बी एन यानी कि कोण ए बी एन और कोण एफ सी बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे संगत कोण के द्वारा। अब चलते हैं आगे। इसको हम लोग जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब समीकरण एक, इसको पहले वाले को हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं और इसको जो है समीकरण दो मान लेते हैं। इसको समीकरण एक और समीकरण दो मान लेते हैं। अब हम लोग जो समीकरण एक और समीकरण दो से देखते हैं कि यहाँ पर जो है ए वाला कोण आपस में बराबर है। ए वाला कोण आपस में बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ए वाला दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। अगर ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए वाला इसके बराबर होबे करेगा, होगा ना। तो अब यहाँ पर समीकरण एक और समीकरण दो से देखेंगे तो कोण एन बी डी बराबर कोण एफ सी बी यानी कि आपस में बराबर होंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब लोग हम जो है क्या समझेंगे, शीर्षाभिमुख कोण क्या है। शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर जो है भैया शीर्षाभिमुख कोण कोण एन बी डी ऊपर वाला जो परावर्तन कोण यहाँ से मिल रहा है हमको एन बी डी और कोण सी बी एफ ई कोण और ई कोण शीर्षाभिमुख कोण, यह जो है कोण एन बी डी और सी बी एफ, ये वाला कोण जो है आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है कोण एफ सी बी बराबर कोण सी बी एफ होगा। अगर ये जो है शीर्षाभिमुख कोण ए वाला इसके बराबर है और ए वाला एफ सी बी बराबर क्या है, सी बी एफ, यानी कि ए वाला कोण इसके बराबर है, ए वाला कोण जो है इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बी एफ, जो बी एफ दिया गया है पी एफ सी के बराबर होगा। ई वाली लाइनिया जो है ई वाली लाइनिया के बराबर होगा। बात समझ रहा है, जब ई कोण इसके बराबर है और ई कोण इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जब ई दोनों बराबर है तो ई वाला लाइनिया ई वाली लाइनिया के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ए वाला जो है बी एफ जो है एफ सी के बराबर है, ए वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती है। त्रिभुज के जो है समान कोणों के समान कोण दिए गए हैं, उनके सामने वाली जो भुजा होती है ना वो बराबर होती है। हो गया। अब इसके बाद क्या है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, अगर ये जो है दर्पण का द्वारक वाला कंडीशन जो है अवतल दर्पण में भी था, अगर इस दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु बी, जो बिंदु बी दिया गया है बिंदु एफ पर होगा। यानी कि दर्पण का द्वारक जितना छोटा रहेगा उतना ही बी जो दिया गया है आपका समांतर वाली किरण, वह जो है इसके पास में ही आएगी, ध्रुव के साथ में ही रहेगी, यानी कि उसके पास में रहेगी। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु बी ध्रुव पी के निकट होगा। कहने का मतलब है कि जितना छोटा आपका दर्पण का द्वारक रहेगा, आपका बिंदु जो पी यहाँ पर बनाया गया है वह जो है उस ध्रुव के पास में ही रहेगा, उतना ही पास में होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये जो है बी एफ जो है, अगर बी एफ बराबर हम पी एफ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर ई वाला बिंदुआ अगर यहाँ पर होता, ई वाला बिंदुआ यहाँ पर होता तो हम लोग जो है देखे हैं कि बी एफ बराबर तो हम जो है पी एफ कर सकते हैं, इसके बराबर इसको कर सकते हैं यहाँ पर बी एफ बराबर पी एफ। ये जो है क्यों कर सकते हैं, यह इसलिए कर सकते हैं कि अगर जो है दर्पण का द्वारक जितना छोटा रहेगा तो बिंदु बी भी जो है ध्रुव के पास में होगा, ध्रुव पर होगा, जो बी होगा आपका ध्रुव पर होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी एफ बराबर क्या होगा, बी एफ बराबर आपका पी एफ होगा। ठीक, तो अब ये भी कह सकते हैं कि पी सी, जो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर पी एफ पी सी बराबर जो है, पी सी बराबर हमने क्या लिख लिया, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी। अब देखिए पी एफ प्लस एफ सी लिख लिया, यहाँ पर जो है 2f लिखा है। 2f क्यों लिखा है कि जो आपका एफ सी दिया गया है, एफ सी भी आपका जो है पी एफ के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए वाली लाइन जो है इसके बराबर है, यहाँ पर जो है पी एफ जो है आपका एफ सी के बराबर होगा।
एफ सी के बराबर इसलिए होगा क्योंकि अगर ए वाली लाइन इसके बराबर है तो ए वाली लाइन इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए वाली लाइन जो है इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या लिख देंगे, 2pf लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2pf लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 से जो है इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो pf बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 pc आ जाएगा। pf बराबर जो आएगा, pf बराबर 1/2 pc आ जाएगा। अब जो है आपका pf जो दिया गया है, पीएफ आपका जो है फोकस दूरी है, और पीसी क्या दिया गया है, पीसी जो है आपका वक्रता त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, पीएफ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है आपकी फोकस दूरी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अगर हम किसी भी दूरी को नापते हैं तो वो जो है ध्रुव के पास से नापते हैं, ध्रुव के यहाँ से नापते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी फोकस दूरी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पर पीएफ की जगह हम लोग एफ रख देंगे और पीसी की जगह आर रख देंगे, तो r/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात जो है यहाँ पर लिख सकते हैं फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो आज का जो है उत्तल दर्पण के द्वारा फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में कैसे संबंध स्थापित करते हैं, हम लोग ने यह सीखा। पिछली वाली क्लास में हम लोग जो है इस पर जो है इससे रिलेटेड सवाल को देखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल भी जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है 2 से 3 नंबर का। ठीक है, यह जो है 4 नंबर का जो है सिद्ध करने के लिए पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड का पेपर लेकर के देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिजिक्स और मैथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और न्यूज़ भी दिया जाएगा यूपी बोर्ड का। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम।